नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं स्पेसिफिक एजेंट्स के बारे में, जो कि मैंने निबोस IGC के वीडियो बनाते समय छूट गया था और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर स्पेसिफिक एजेंट छूट गया है, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए ताकि समझने में आसानी हो। तो स्पेसिफिक एजेंट में टोटल हम लोगों को 8 स्पेसिफिक एजेंट पढ़ने हैं। फर्स्ट वन जो है एस्बेस्टस, सेकेंड वन इज़ ब्लड बॉर्न वायरस जैसे हेपेटाइटिस, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीमेंट के बारे में पढ़ना है। लेजुनेला बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट होता है, इसके कौन सी बीमारी होती है। लेप्टोस्पिरा क्या होता है, सिलिका का क्या इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, और वुड डस्ट यानी कि लकड़ी का जो पाउडर है उसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस पाया कहाँ जाता है, जैसे हम लोग घर के छत के ऊपर जो एस्बेस्टस रखते हैं ना, जिसको हम लोग एल्बेस्टर बोलते हैं या दूसरी भाषा में उसका नाम लेते हैं, वो भी एस्बेस्टस से ही बना होता है। और भी इंडस्ट्रियों में इसका यूज होता है, फायर रेसिस्टेंस मटेरियल होता है, या किसी मटेरियल को लैगिंग करने के लिए उसको ऊपर लपेटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं कलर के अनुसार, एक ब्लू, ब्राउन और वाइट। ब्लू को क्रोसिडोलाइट बोलते हैं, एमोसाइड बोलते हैं ब्राउन को, और वाइट को क्राइसोटाइल बोलते हैं, है ना। तो ये एक 3 तरह के एस्बेस्टस हैं। तो ये एस्बेस्टस जो है पाया कहाँ जाता है, तो ये एस्बेस्टस जनरली आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, जो भी लाइन है, और इसके ऊपर इसको लपेटा गया है हीट को रोकने के लिए। साथ में इन बिल्डिंग में भी आपने बता ही दिया कि अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। एस्बेस्टस का जो जनरली यूज है, एस्बेस्टस सीमेंट रूफ में होता है, सीलिंग टाइल्स में होता है, फायर ब्रेक वॉल्स में होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में होता है, ड्रॉप डाउन पाइप में होता है, पाइप लैगिंग्स में, पाइप के ऊपर लपेटने में इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो इसके क्या हेल्थ रिस्क होंगे, तो आप जानते हैं कि जनरली हजार्ड 2 तरह के होते हैं, एक तो हेल्थ हजार्ड, एक सेफ्टी हजार्ड। तो यहाँ पे हेल्थ हजार्ड ही हुआ क्योंकि एस्बेस्टस डायरेक्टली आपको कुछ कट इंजरी, बर्न इंजरी इस तरह का नहीं देने वाला है। ये आपको लंग्स में जाएगा और वहाँ प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सांस के द्वारा तो लंग्स में ही जाएगा। तो लंग्स में जब जाएगा तो एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एस्बेस्टोसिस, ये हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, मेसोथेल्मिया हो सकता है, डिफ्यूज़ प्लूरल थिकेनिंग हो सकता है। तो ये 4 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये सारी की सारी बीमारियां जो है ना लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। लंग्स में जो अलग अलग डिसऑर्डर आते हैं उसके चलते अलग अलग ये बीमारी है। तो मैनेजिंग एस्बेस्टस इन बिल्डिंग, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग देशों में अलग अलग रेगुलेशन है, इसके नियम बने हुए हैं। उसी प्रकार कंट्रोल ऑफ एस्बेस्टस रेगुलेशन 2012 बना है, जो कि उसमें कहता है कि आपको अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टस बाय ऑक्यूपायर एंड ओनर। ऑक्यूपायर या ओनर जो भी एम्प्लॉयर है ना, उसको अवेयरनेस देना है एस्बेस्टस के बारे में। नीड फॉर एस्बेस्टस मैनेजमेंट प्लान बनाना है, एक प्लान बनाना है जिसमें एस्बेस्टस को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए वो बताना है। मेंटेनिंग एन एस्बेस्टस रजिस्टर आइडेंटिफाइड लोकेशन, एक रजिस्टर बना कर रखना है कि कहाँ कहाँ एस्बेस्टस का यूज हुआ है ना, और उसको मेंटेन करके रखना है। रिकॉर्ड फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन, और रिकॉर्ड मेंटेन करना है इसका इंस्पेक्शन का। और मॉनिटरिंग एंड कंडीशन, मॉनिटरिंग द कंडीशन भी करना है, यानी कि बार बार जाके चेक भी करना है। तो आपने देखा कि ये यूके का लॉ है कंट्रोल ऑफ एस्बेस्टस रेगुलेशन 2012, उसमें ये सारी बातें हैं जो कि एम्प्लॉयर को करना है अपने वर्क साइट पे। और लेफ्ट एलोन एंड अनडिस्टर्ब्ड एस्बेस्टस विल नॉट कॉज हार्म टू एनीवन। एस्बेस्टस अगर कहीं एक जगह पड़ा हुआ है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो हवा में उड़ने लगता है, उसके फाइबर उड़ने लगते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। इसलिए एस्बेस्टस को अगर एक जगह है फिक्स तो अनडिस्टर्ब है तो कोई किसी को खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही हवा में वो जब आएगा तो लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाएगा तो ये क्या है ना, गलता नहीं है, मतलब ये बाहर नहीं आता है, ये जाके वहाँ के टिश्यू को डैमेज कर देता है। और डैमेज कर देता है तो समझ रहे हैं कि वहाँ के सेल डैमेज हो जाएंगे, सेल डैमेज होंगे तो बीमारी होगी। तो इस तरह से जो है ना ये काफ़ी खतरनाक है और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अब आ गया बात ब्लड बॉर्न वायरसेस जो हैं, जो ब्लड में रहते हैं, ऐसे वायरस जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस के सी का नाम आपने सुना होगा। तो ये भी एक क्या है, एक ब्लड में रहने वाला एक वायरस है। तो एनी वायरस
प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिट बाय द ब्लड, ठीक है ना। जैसे ब्लड में आप HIV जो है वो भी ब्लड से ही ट्रांसमिट होता है। अगर आपका ब्लड में HIV है और दूसरे को ब्लड वो दिया जाए तो वायरस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र, अगर एक ही नीडल 2 आदमी को लगा दिया जाए तब भी वायरस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो है आप जानते ही हैं कि HIV जो है, जिसको HIV एड्स बोलते हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक है, और हेपेटाइटिस B तो काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, जान चली जाती है इसमें। तो ये क्या होता है, ट्रांसमिट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, कोई बॉडी फ्लूइड है और ट्रांसफ़र अगर होता है तो उससे ये ट्रांसफ़र होते हैं। रिस्क टू हेल्थ केयर वर्कर्स ज़्यादातर होते हैं जो कि हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं। फायर फाइटर्स होते हैं, पुलिस होता है, वेस्ट डिस्पोजल वर्कर्स होते हैं जो हॉस्पिटल का वेस्ट वगैरह जो डिस्पोज करते हैं ना, तो उनको भी ये खतरा रहता है कि हेपेटाइटिस B और C उनको हो जाए। सिम्टम्स आर जॉन्डिस, लीवर डैमेज। इसमें हेपेटाइटिस में क्या होता है ना, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस समझते हैं ना, यानी कि पीला पेशाब आना, और लीवर डैमेज हो जाता है, मतलब कि आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, है ना। इस तरह का जो सिम्टम आता है वो हेपेटाइटिस B में आता है। और कैन बी क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपको लंबा चल सकता है ये डिजीज़, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है इसका इफ़ेक्ट। तो ये है हेपेटाइटिस B और C के बारे में। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोग सेफ्टी में पढ़ रहे हैं ना, तो हैज़ार्ड्स भी देखेंगे, उसके रिस्क भी देखेंगे, और उसके कंट्रोल मेजर भी देखना पड़ेगा, तभी तो उसका यूज है ना। हमको केवल जान के क्या फ़ायदा है, अगर हमारे साइटों पे, अगर हमारे आसपास इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप ज़रूर जानेंगे। तो जब भी कोई चीज़ पढ़े ना आप, तो कैटेगराइज कर ले कि ये हैज़ार्ड है, जैसे ये वायरस क्या हैज़ार्ड है, आपको रिस्क जो है आपने बता ही दिया मैंने क्या रिस्क है, अब इसको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यानी कि उसको कंट्रोल मेजर। तो टिपिकल कंट्रोल मेजर्स फॉर हेपेटाइटिस इज़ दैट PP, एक तो आपको ग्लव्स वगैरह यूज़ करना है जहाँ भी हेपेटाइटिस वगैरह हो, आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, आप देखेंगे डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। और डिस्पोजल ऑफ मटेरियल एज क्लिनिकल वेस्ट, ठीक है ना, और मटेरियल को क्लिनिकल वेस्ट में करना है, और क्लिनिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए रूल्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट हर जगह रूल्स बनाती है कैसे उसको सेफली और सही जगह पे किया जाए, नहीं तो जो बीमारी है जो लोगों को हुआ है और उसके बैंडेज वगैरह उसमें आते हैं या नीडल्स वगैरह, उससे फैल जाएंगे चारों तरफ। उसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजुरी, है ना, और वो नीडल जो अगर हम फेंक देते हैं, किसी को हेपेटाइटिस का मान लेते हैं HIV का सुई लगाए हैं आपने, या सुई लगाया गया है, और वो नीडल किसी और को चुभ जाए तो ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस। तो ये इसको जो है इसीलिए डिस्पोज अच्छे से करना है। उसके बाद जो है डिकंटामिनेशन एंड डिसइंफेक्शन, बार बार जो है वहाँ पे डिसइंफेक्ट करना है केमिकल वगैरह से, ताकि जो आप देखेंगे अभी आया है कोविड, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उस डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ बार बार हम लोग सैनिटाइज़ करवाते हैं रूम को, या जहाँ बैठते हैं हाथ को सैनिटाइज़ करते हैं, जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करके केमिकल का, और छिड़काव करते हैं, जिससे कि माना जा रहा है कोविड वायरस मर जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग करते हैं। वैक्सीनेशन जो है कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस B का टीका लगवा लीजिए, अभी कोविड आ गया तो कोविड का टीका लगा लीजिए, तो कोविड भी आजकल। उसके बाद जो है लास्ट है एक्सीडेंट प्रोसीजर, यानी कि नीडल स्टिक इंजरी अगर हो जाए तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम लोग उसको दिखाएंगे, ठीक करेंगे, तो ये प्रोसीजर होनी चाहिए। उसके बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बट अगर हवा रहे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन हवा की कमी हो जाए वहाँ पे तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि CO है ना, और एक होता है CO2। तो जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं कार्बन को, तो ये CO या CO2 बनता है ना। तो जब उसी को पूरा ऑक्सीजन मिल जाए तो CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है जब। लेकिन अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए या ऑक्सीजन उसको नहीं दे फिर भी जलाएं उसको, तो बन जाता है CO। और CO गैस जो है काफ़ी खतरनाक है, इसको बोलते हैं, ये मतलब कि सेंट भी नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होता है कुछ भी, और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मर जाएंगे। तो ये है बाई प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल कम्बिनेशन, है ना, कम्ब्यूशन। जब पार्शियल जलाते हैं ना, पूरा नहीं जलाते हैं, तब जाके ये बनता है। और पुअरली मेंटेन्ड बॉयलर, अगर ऐसा बॉयलर है जहाँ पुअरली मेंटेन है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई उसमें नहीं दे रहे हैं, तब भी उस फ्यूल का जो बर्निंग होगा उसमें CO निकलेगा। या आप देखे हुए जो कोल से कोक बनाते हैं ना,
तो इस प्रोसेस में भी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलता है। मैंने काम किया है कोक ओवन प्लांट में, तो हमें पता है कि वहाँ CO बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता होती है। इनहेलेशन हजार्ड, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर ये सांस ले लिया गया तो ये खतरनाक है, ठीक है ना। प्रिवेंट रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, आप जानते हैं ना कि जो ऑक्सीजन जो हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमोग्लोबिन से O2 चिपक जाता है ना, और चिपक के तब जाके ऑक्सीजन मिलता है हमारे सेल को। लेकिन जब ये CO चिपक जाएगा ना तो O2 को लेने नहीं देगा, और जब O2 को लेने नहीं देगा तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन जब मिलेगा ही नहीं तो आप मर जाएंगे दम घुटने से। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने से रोक देता है, जिससे आदमी का अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो तो कुछ समय के बाद आदमी मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका। उसके बाद जो है केमिकल एक्सपेसिएशन जो है इसका लो लेवल जो है इसका 0.005% है ना, वर्सेनिंग हेडेक। और ये आपको इतना % अगर हो अगर एयर में तो ये हेडेक आता है, मतलब कि सिर दर्द करने लगेगा। और अगर इसका कंसंट्रेशन 1.3% आ जाए तो रैपिड अनकॉन्शियसन होगा और कुछ समय के बाद आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ppm में समझे तो लगभग 50 ppm जो है उसमें आप 8 घंटा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये 250 ppm हो जाए ना तो आपको 15 मिनट तक काम कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा होना तो आपको तुरंत जो है आपकी जान चली जाएगी, पहले तो आप बेहोश होंगे और फिर आप मर जाएंगे। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपको कोई कलरलेस है, इसका कुछ कलर भी नहीं है, ऑर्डरलेस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम ले रहे हैं क्योंकि इसमें कोई सुगंधी नहीं है। तो ये देख रहे हैं ना, ये काफ़ी साइलेंट किलर है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टिपिकल कंट्रोल्स मेजर इसके ये हैं कि एक तो कॉम्पिटेंट इंजीनियर फॉर गैस सिस्टम, जो उस गैस सिस्टम को चला रहा है, अगर इंजीनियर कॉम्पिटेंट हो तो उसके बारे में समझेगा और अच्छे से प्रिकॉशन लेगा। उसके बाद जो है मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ बॉयलर एंड फ्लूज, और बार बार टेस्टिंग करेगा जिससे पता चलेगा कि प्रॉपर एयर सप्लाई तो उसको मिल रहा है ना, और जो फ्लू गैस निकल रहे हैं, जो बर्निंग के बाद जो गैस बाहर निकलते हैं। थर्ड वन इज़ गुड वेंटिलेशन, वहाँ पे अगर रहे तो अगर एयर का डिफ्यूजन बराबर होता रहे, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो एक जगह पे, तब भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, यानी कि LEV फॉर वर्कशॉप व्हीकल एग्जॉस्ट, है ना, लगाया जाए। और सीटिंग ऑफ इक्विपमेंट कंटेनिंग कम्बशन इंजन साइटिंग, ऐसी जगह पे उस इंजन को साइटिंग किया जाए जो कि थोड़ा दूर हो। ये भी थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ है कि वहाँ जाएंगे ही नहीं। CO अलार्म लगा दे, अगर एक जैसे लो बताया ना 50 ppm से जैसे ही ज़्यादा अगर वहाँ पे हो तो सायरन बजने लगे, तब क्या होगा, लोग अलर्ट हो जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होने से पहले ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो है कन्फाइंड स्पेस एंट्री कंट्रोल, अगर कन्फाइंड स्पेस में हो, अगर CO वहाँ पे है तो इसकी एंट्री कंट्रोल कर दी जाए। एंट्री कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूज ऑफ परमिट लेगो तो जाओगे, नहीं लोगे तो नहीं जाओगे। तो इस तरह से जो है हम लोग ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि कौन से कहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरह का सिचुएशन है। तो ये एक टिपिकल कंट्रोल मेजर है जो कि आप एक जनरल कंट्रोल मेजर कह सकते हैं, लेकिन आप अपने साइट के अनुसार, अपने जगह के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कई जगह पे हम लोग CO मॉनिटरिंग भी करते हैं, कई जगह पे हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, तब जाके हम वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो ये अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हैं। सीमेंट जो है, आप जानते हैं कि आजकल जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं, जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, चाहे जो कुछ भी आप देखेंगे यहाँ आसपास में, हमें लगता है सीमेंट का यूज़ सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है। क्योंकि आजकल घर का निर्माण या ब्रिज का, चाहे कोई भी चीज़ का, हमें लगता है कि बिना सीमेंट के नहीं हो पा रहा है। तो सीमेंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूज़ टू मेक मोर्टर एंड कंक्रीट, है ना, मोर्टर और कंक्रीट बनाने में यूज़ किया जाता है। मोर्टर आप समझ रहे हैं ना, जो गिट्टी बालू ये सब मिलाते हैं ना, उसको मोर्टर बोलते हैं ना, और कंक्रीट बनाने में। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, एक तो जो आँख में पड़ जाए तो इरिटेशन होता है, आँख जलने लगता है ना, तो ये है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में खुजली होने लगता है। स्किन में पड़ता है तो स्किन पे खुजली होता है, स्किन लाल हो जाता है, जल जाता है, कोरोसिव नेचर का होता है ये। और कोरोसिव बर्न टू स्किन ऑन द रिपीटेड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट,
बार बार कांटेक्ट आए तो स्किन जल जाता है। लेकिन आप देखेंगे सीमेंट में भी अलग अलग हैं, कोई ज़्यादा कोरोसिव नेचर का है, कोई कम है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ भांगर वगैरह सीमेंट जो है उससे जल्दी बर्न होता है, बाकी जो सीमेंट है उससे थोड़ा कम बर्न होता है। तो लेबर भी मना करता है, सर ये बहुत पैर काटता है, हाथ काटता है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये है एलर्जिक डर्मेटाइटिस, यानी कि डर्मेटाइटिस समझ रहे हैं ना, स्किन थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, रुखरा हो जाएगा, तो एलर्जिक डर्मेटाइटिस भी इससे होता है। तो सीमेंट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह का प्रिकॉशन रखा जाए। एक तो एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग एक्सपोजर, ठीक है ना। एक्सपोजर मतलब वो हमसे ज़्यादा कम कांटेक्ट में रहे, ऐसा हम बनाएं, सबसे पहले ये करें। और जैसे घर में हम रखते हैं तो थोड़ा सा वेंटिलेटेड हो ताकि सीमेंट डस्ट बाहर निकल जाए, है ना। पीपीई का यूज़ करेंगे जब सीमेंट, जैसे आप देखेंगे जो गिट्टी बालू मिलाता है, सीमेंट मिलाता है, उसको ग्लव्स देते हैं रबड़ का। डस्ट मास्क दे दीजिए। आई जो इमीडिएट आपको सीमेंट के पास काम कर रहा है उसको आई प्रोटेक्शन दे दीजिए ताकि आँख में कुछ पड़े नहीं, ठीक है ना। और रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड क्लॉथ, अगर कंटामिनेट हो जाए तो उस क्लॉथ को रिमूव कर दे। जैसे आप देखें गम बूट वगैरह देते हैं सीमेंट मिलाने में। उसके बाद गुड हाइजेनिक एंड वॉशिंग स्किन ऑन कॉन्टैक्ट, वहाँ पे हैंड वॉश वगैरह का फैसिलिटी रहे ना बढ़िया से, तो क्या होगा, कुछ आँख में पड़ गया, हाथ में, तो तुरंत हम जाके वॉश कर सकते हैं। तो अगर वॉशिंग फैसिलिटी नहीं होगा तो बड़ी देर होगी, तो ऐसे आँख में पड़ गया तो आँख को डैमेज कर देगा। अगर लंबे समय तक अगर हम आँख में रहा तो अगर तुरंत कहीं वॉशिंग फैसिलिटी आँख में जैसे नहीं पड़ा, जाके हम अपने आई को वॉश कर लिया, आई को वॉश किया, क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से जो है लेजियोनेला बैक्टीरिया नेक्स्ट है। इसमें क्या होता है कि ये इस सबसे जो है हेल्थ रिस्क है, यानी कोई आपको कट बर्न, जैसे सीमेंट से तो बर्न हो रहा था, लेकिन इस सबसे कोई इस तरह का नहीं होगा, ये सब हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा, डिजीज होगी कोई। और ये कहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है, तो जैसे कि ये बैक्टीरिया सॉरी वाटर लविंग सॉइल बैक्टीरिया है, यानी कि जहाँ मॉइस्चर है ना वहाँ पे ये बैक्टीरिया रहता है और इन्फेक्ट्स वाटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। वाटर स्प्रेड टू फॉर्म ए मिस्ट क्रिएट्स इनहेलेशन रिस्क, अगर वाटर ऐसे वाटर को अगर स्प्रे करते हैं ना तो इसके जो मिस्ट बनेंगे वो इनहेल होने से ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में चले जाएंगे। और इसका जो बैक्टीरिया जो इफेक्ट करता है उसमें कैसा सिम्टम होता है, फ्लू लाइक सिम्टम, यानी कि फीवर आएगा और निमोनिया होगा। और उसके बाद इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं लेजियोनेलर डिजीज़, लेजियोनेलर से बना है इसलिए लेजियोनेलर नाम रख दिया इसका। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, तो मैनेजमेंट कंट्रोल कैसे करेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा, आपको रिस्क असेसमेंट बनाएगा, इसका रिटन कंट्रोल मेजर स्कीम, रिव्यू ऑफ कंट्रोल मेजर करेगा, और नॉमिनेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपको इसका देखना है। जैसे कि सेफ्टी जो वहाँ के इंजीनियर ऑफिसर होते हैं वो लोग देखेंगे इस चीज़ को, या किसी मैनेजर को असाइन किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल कंट्रोल मेजर क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि अवॉइड वाटर टेम्परेचर बिटवीन 20 to 45, इस टेम्परेचर में बैक्टीरिया ज़्यादा रहता है, इसको पसंद है। तो हम लोग इसके ऊपर अगर कर दे टेम्परेचर तब भी वो नहीं बचेगा, और मिनिमम कर दे तब भी वो नहीं बचेगा। अवॉइड वाटर स्टेगनेशन, यानी कि पानी का अगर जमाव कहीं हो रहा है, वहाँ पे पानी अगर कहीं ठहर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग हटा दे, ये कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग मटेरियल दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड देम विद द न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे मटेरियल जो कि मॉइस्चर में रहते हैं और उनको खाने पीने में मदद करेंगे उसको हटा दे, है ना। कंट्रोल द रिलीज ऑफ वाटर स्प्रे हो रहा है उसको कंट्रोल कर ले। उसके बाद कीप वाटर स्टोरेज सिस्टम एंड इक्विपमेंट क्लीन करवाते रहें बार बार सिस्टम को। जैसे ये सब कूलिंग टावर वगैरह में ना क्या होता है, कूलिंग टावर में पानी वहाँ जमा रहता है, चलते रहता है, ऐसे जगहों पे इसका होने की संभावना ज़्यादा रहता है। यूज़ वाटर केमिकल ट्रीटमेंट व्हेन नेसेसरी, कई सारे केमिकल हैं, अगर आप उस वाटर में मिला देंगे ना तो वाटर क्लीन हो जाता है, उसका टर्बिडिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी ये सब ठीक हो जाता है उसका, है ना, ये भी है। और कैरी आउट वाटर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस करेंगे, अगर लैब में ले जाकर टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। और उसके बाद जो है इंश्योर करेक्ट सेफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सिस्टम, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस ऑपरेशन देखे तो तब भी इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। या वाटर के ऊपर चूना उसमें छिड़कने से इससे भी कंट्रोल हो सकता है।
ये जो केरोसिन तेल होता है उसको भी छिड़कने से मच्छर भी और ये भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, एक फिल्म बन जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद जो है लेप्टोस्पिरोसिस। लेप्टोस्पिरोसिस ये एक बैक्टीरिया है जो कि ये क्या करता है, इन्फेक्ट यूरिन फ्रॉम रैट। ये चूहे में, छुछुंदर, मवेशियों जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस बैल, और हॉर्सेज में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके यूरिन से ये उसमें रहते हैं, यूरिन से आते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड यूरिन से। कंटामिनेटेड वाटर इन कांटेक्ट विद द कट्स। अब ये वाटर अगर हमारे कोई कटा हुआ है, कुछ छिला हुआ है, ग्रेजेस हैं, तो उससे क्या होगा, उसमें हमारे ब्लड में घुस जाएंगे, है ना। ऑक्यूपेशनल एट रिस्क, जैसे डेयरी फार्म वगैरह के जो लोग हैं, सीवेज वर्कर जो हैं, वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर जो है, जो वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये रोग होने का ज़्यादा संभावना है। इसके भी सिम्टम जो है फ्लू लाइक होते हैं, यानी कि इसमें जॉन्डिस होगा, लीवर डैमेज होगा, और इसको वेल डिजीज बोलते हैं। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसे कंट्रोल करने का तरीका है प्रिवेंटिंग रैट इन्फेक्शन। रैट को इन्फेक्ट ना हो, ये रैट को भगाओ, गुड हाउसकीपिंग करो, पेस्ट कंट्रोल करो। पेस्ट कंट्रोल का मतलब क्या, चूहे वगैरह को भगाओ वहाँ से, है ना। और गुड पर्सनल हाइजीन रखें, साफ़ सफाई रखें। पीपी काम करने के टाइम यूज़ करें, स्पेशली ग्लव्स वगैरह का यूज़ करें। और उसके बाद कवरिंग कट्स एंड ग्रेजेस का, जो आपके अगर हाथ में कहीं कटा छिला है तो उसके ऊपर प्रॉपर बैंडेज वाटरप्रूफ वाला यूज़ कर लें, जिसमें घुसने की संभावना नहीं होगी उस बैक्टीरिया को। और इशूइंग एट रिस्क कार्ड टू वर्कर्स, है ना। और अगर कोई वर्कर को कुछ ऐसा है तो एक रिस्क कार्ड भी इशू कर दे, जिससे पता चले कि हाँ इस आदमी को हुआ है ना, या उसके अवेयरनेस के लिए। अब बात आ गई सिलिका। सिलिका आप समझते होंगे, जब हम पत्थर वगैरह को काटते हैं ना तो उसके जो पाउडर निकलते हैं ना, उसको हम लोग सिलिका बोलते हैं। और ये जो है रॉक कंपोनेंट ऑफ रॉक है। रॉक मतलब समझते हैं ना, रॉक मतलब पत्थर, पहाड़, है ना। तो ये जो डस्ट है ना गलता नहीं है, और जाके अगर फेफड़े से चिपक गया ना, लंग्स में चिपक गया, तो फिर हो गया, फिर वहाँ के टिश्यू डैमेज करता है, वो बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है फाउंड इन क्वेरीज, पोल्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऐसी जगह पे जहाँ पे पत्थर वगैरह का काम होता है ना, ऐसी जगह पे ये पाया जाता है। आप देखेंगे पत्थर से टाइल्स वगैरह जो काट के बनाते हैं ना, उधर संगमरमर का पत्थर मार्बल, तो वो सब चीज़ें हैं। इन्हेलेशन से जो है इसका हजार्ड है, मतलब कि अगर हम डस्ट को इनहेल करते हैं तो ये रिस्पायरेबल क्रिस्टलाइन जो सिलिका है वो हमारे अंदर जाता है, और फेफड़े के जो अंदर का जो टिश्यू है उस पर चिपक जाता है और प्रॉब्लम करता है। कॉजेज स्केयर टिश्यू टू फॉर्म इन लंग्स, जिसको हम लोग सिलिकोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वो टिश्यू पे जाके चिपक जाता है, और स्केयर टिश्यू यानी कि टिश्यू पे जो है ना एक धब्बा बना देता है, एक दाग बना देता है, और लंबे समय के बाद ये परेशानी खड़ा कर सकता है। टिपिकल कंट्रोल इससे क्या है कि अल्टरनेटिव वर्क मेथड आप यूज़ करें, यानी कि ज़्यादातर हो तो वहाँ पे आप मैन पावर का यूज़ ना करके मशीनरी का यूज़ करें। डस्ट सेपरेशन बाय वाटर, आप देखेंगे जहाँ भी आप देखेंगे ना पत्थर वगैरह काटते हैं ना, कंटिन्यू वाटर स्प्रे होता है, यानी कि डस्ट उड़ने नहीं देते हैं। वो आप घर में भी देखे होंगे ना, जब टाइल्स वगैरह काटते हैं सब, तो पानी डालते रहते हैं, है ना, कि डस्ट ना निकले। या तो आप देख रहे हैं कि डस्ट सेपरेशन बाय वाटर होना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या करता है, डस्ट को पकड़ लेता है और फिर उड़ने नहीं देगा उसको। तो हमें अगर हवा में आएगा तभी प्रॉब्लम है, हवा में नहीं आया तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पे हम लोग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे कटिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ पे एक फ़ैन लगा दे, एक फ़ैन जो कि इस डस्ट को बाहर खींच देगा, और बाहर खींच देगा तो डस्ट वहाँ रहेगा नहीं, तो हमारे नाक में आएगा नहीं। उसके बाद आरपी, अगर ये सब काम नहीं कर सकते हैं तो रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ कर लें, यानी कि हम लोग कहीं से बाहर से एयर लाएँ और मास्क लगा के, और बाहर का एयर लें, वहाँ का एयर ना लें। उसके बाद हेल्थ सर्विलेंस, जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनका 6 मंथ पे, 1 ईयर पे, जो भी आपके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, उनका हेल्थ चेकअप करवाएं, जिससे पता चले कि उनका लंग्स जो है ना कितना अच्छा है, मतलब पूरा कैपेसिटी है कि नहीं उसकी, या कैपेसिटी उसकी डाउन हो रही है। तो ये एक टाइम के अनुसार आप उसको चेक करवाइए। अब जो है वुड डस्ट
लकड़ी तो हम लोग बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं और लकड़ी कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि पेड़ और हम लोग इको फ्रेंडली हैं। तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं कई जगहों पे। तो वुड कैसे जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो जब हम वुड क्या है, ये भी एक इनहेलेशन हजार्ड है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये सांस के थ्रू जाएगा तभी ये खतरा है। नहीं तो कहीं एक लकड़ी का गुटका पड़ा हुआ है कहीं पे, लकड़ी का जो पटरे पड़े हुए हैं, प्लांक्स पड़े हुए हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। और अगर ये इसके डस्ट हमारे जाते हैं तो इरिटेशन होगा, ठीक है ना। और मे कॉज आस्थमा, आस्थमा समझते हैं ना, आप देखे होंगे जो बूढ़े लोग होंगे ना, उनका दम घुटता है, कुछ देर चलेंगे उनका दम फूलने लगेगा, हाँफ आ जाएगा, इसको बोलते हैं आस्थमा। और ये आस्थमा जो है ये श्वास संबंधी बीमारी है। तो आस्थमा वुड डस्ट से होता है। और सम हार्डवुड कैन कॉज कैंसर, कुछ ऐसे वुड हैं जो हार्ड होते हैं, जो गलते नहीं है, बाहर नहीं आते हैं फेफड़े से, तो उससे कैंसर भी होने का चांस है। जैसे आप देखे होंगे, हम डस्ट लेते हैं लेकिन हमें कभी कभी सर्दी होता है, सर्दी होने से, कफ होने से क्या होता है, ये पूरा लंग्स सफाई होता है, मतलब पूरे डस्ट बाहर आते हैं। आप देखें पहले जब आपको होगा तो काला काला डस्ट निकले, काला काला कफ निकलेगा आपके नाक से, आपके मुंह से, तो ये क्या होता है, लंग्स की सफाई ही तो होता है। तो अगर ये सफाई ना हो, सर्दी होता है उसमें भी नाक से बहने लगता है ना, म्यूकस, तो ये सारे जो आते हैं बाहर, ये क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा, हमारे लंग्स जो है ना चौक हो जाएगा, समझ गए ना, चौक मतलब पूरा भर जाएगा, उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा ही नहीं। तो ये जो है ना काफ़ी, सम हार्डवुड कैन कॉज कैंसर। उसके बाद इसके टिपिकल कंट्रोल मेजर क्या होते हैं, तो एक आपको लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई पाइप रहेगा, यहाँ पे फैन लग जाएंगे इसके अंदर में, ये फैन खींचेगा और बाहर हवा में छोड़ देगा, यही तो होता है, इसमें फिल्टर लगा रहेगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से हवा को ये सक करेगा। तो इस तरह से लगा दे तो जो भी इसके डस्ट होंगे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आपने 100 मील देखा होगा, आरा मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तो आरा मशीन वगैरह पे क्या होता है, पूरा डस्ट निकलता है, लोग रुमाल बांध के काम चलाते हैं, गांव में ऐसे ही काम करते हैं, वहाँ डस्ट मास वगैरह नहीं है। तो ऐसे लोग जो है ना वो तो काम तो कर लेते हैं जवानी में, बट बुढ़ापे में तो उनको अस्थमा पकड़ लेता है और ऐसे ही दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो हम लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बीमारियों के बारे में सोचना पड़ता है कि आज से 10 साल बाद इसका क्या इफेक्ट होगा और अभी क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ों का तुरंत इफेक्ट नहीं पड़ता है, तुरंत तो बहुत आप हंसते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लंबे समय के बाद इसका प्रॉब्लम होता है। और वैक्यूम रेदर देन स्वीपिंग, डस्ट वगैरह जहाँ हो ना वहाँ पे वैक्यूम क्लीनिंग करें, मतलब इस तरह का फैन अंदर लगा होगा, सारे डस्ट को अंदर खींच लेगा। अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो जब अगर झाड़ू लगाते हैं उसके ऊपर, मान लीजिए डस्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप झाड़ू लगाते हैं, ये डस्ट सब उड़ जाएगा, उड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हेल्थ सर्विलियंस, समय समय से आपको हेल्थ सर्विलियंस कराते रहना चाहिए, जिससे कि पता चले कि जो वर्कर वुड डस्ट की जगह पे काम कर रहे हैं उनके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जनरली ये 6 मंथ पे हो जाता है हेल्थ सर्विलेंस। हेल्थ सर्विलेंस मतलब समझते हैं ना, हेल्थ सर्विलेंस का मतलब है कि आपको जाना है और जाने के बाद आपको डॉक्टर चेक करेगा कि आपके लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है वुड का, और फिर 6 महीने के बाद चेक करेगा कि अभी का क्या इफेक्ट है और 6 महीने के बाद क्या इफेक्ट आया। तो आई होप आपको ये सारे स्पेसिफिक एलिमेंट अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे नॉलेज बढ़े। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसे समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।